6 क्लास 7 का परिवेश और विज्ञान में से अभिश्रवण टॉपिक जो इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले अभिश्रवण क्या था एक बार फिर जान लेते हैं। क्या था अभिश्रवण? जब भी किसी अर्धभेदी पर्दा या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे एक और नाम था इंग्लिश में, इसमें से जब भी किसी द्रवण में किसी अर्धभेद पर्दे से घोलक के अणु एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग अभिश्रवण कहते हैं। और घोलक के अणु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसके कारण से? वो जाते हैं घुलित की सांद्रता के ऊपर। घुलित की जो सांद्रता होती है उस पर निर्भर करते हैं। जो हमने जो जाना था वो क्या जाना था कि किसी भी एक बर्तन में अगर बीच में अगर हम एक अर्धभेद पर्दा लगाएं, यानी ऐसा पर्दा जिसमें बहुत से छोटे छोटे डॉट है, और मान लो यहाँ पे हमने पानी रखा है और यहाँ पे हमने नमक, और इस तरफ में नमक और पानी का घोल रखा है। यानी कुल मिला के ये दोनों मिला के हमारा घोल बनता है। घोल में से ये वाला जो हिस्सा है, यानी जहाँ पे हमने पानी रखा है, वो होगा हमारा घोलक, और जिसमें नमक की मात्रा जहाँ ज़्यादा है वो है हमारी घुलित। तो इन दोनों के बीच में अगर एक अर्धभेद पर्दा रखा जाए तो घोलक के अणु, ये जो घोलक है यानी पानी जो है, इसके अणु बाएं से दाएं जाएंगे कि दाएं से बाएं आएंगे, ये निर्भर करता है किसके ऊपर? इस घुलित के ऊपर। इस घुलित की सांद्रता यानी कितना घना है या कितना गाढ़ा है, इसके ऊपर निर्भर करता है ये घोलक किस तरफ जाएगा। तो हमने क्या जाना था? जब भी घुलित की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी, यानी उसकी सांद्रता अगर ज़्यादा है, तो घोलक के अणु हमेशा कम सांद्र से ज़्यादा सांद्र की तरफ जाएंगे। घोलक के अणु हमेशा कम, अब ये कम है क्योंकि ये घोलक है, इसमें कोई घुलित है नहीं, तो घोलक के अणु यहाँ से इस तरफ, घोलक के अणु कम सांद्रता, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ घोलक के अणु जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा था अभिश्रवण में। आज अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अभी हम पढ़ेंगे अभिश्रवण दबाव। अब इसी उदाहरण को देखो, एक और उदाहरण हम बनाते हैं। मान लो एक और बर्तन हमने लिया जिसका आकार इस प्रकार के, कांच का बर्तन है, कांच का पाइप है, उसमें से ये यहाँ बीच में इस जगह पे हमने वो अर्धभेद पर्दा रखा है, और इस तरफ हमने पानी रखा है, और इस तरफ वही हमने नमक या चीनी का घोल रखा है। ठीक है, इसको काले से दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरफ कौन है? इस तरफ है तुम्हारा पानी, और इस तरफ है मान लो नमक और पानी का घोल इस तरफ है। ठीक, साइड ए साइड बी। अब जैसे कि हमने जाना, ठीक, अभिश्रवण में पानी किस तरफ जाएगा? कम से ज़्यादा की तरफ, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ, यानी पानी का बहाव होगा इस तरफ पानी आएगा। यानी जब पानी इस तरफ अंदर आएगा तो ये जो नमक का जो घोल का जो मान है यहाँ से यहाँ तक, ये मान धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता जाएगा, ये मान धीरे धीरे इस पाइप में ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये कब तक होता रहेगा? क्या इसे रोका नहीं जा सकता? क्या ये जो अभिश्रवण की जो क्रिया है, पानी का यानी घोलक का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, इस अर्धभेद पर्दे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, क्या इसे रोका नहीं जा सकता? एकदम रोका जा सकता। कैसे रोकते? अगर हम यहाँ पे इस क्षेत्र में अगर हम दबाव देते, मान लो ऊपर से मैं दबा रहा हूँ, ऊपर से अगर दबाएंगे तो होगा क्या? ये पानी इस तरफ आने की कोशिश करेगा, और जब इस तरफ आने की कोशिश करेगा तो ये जो घोलक के अणु है, ये जो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? तो इस अभिश्रवण यानी ये जो पानी जो है, घोलक के अणु इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम रोक कैसे रखते हैं? अगर इस बी पॉइंट पर अगर हम यहाँ दबाव दें, यानी कितना दबाव दें? जो सबसे कम दबाव देने पर, जिस सबसे कम दबाव देने पर घोलक के अणु का साइड ए से साइड बी में आना बंद हो जाएगा, उस बल को ही हम लोग कहते हैं अभिश्रवण का दबाव। उसी बल को हम क्या कहेंगे? अभिश्रवण दबाव। उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? अभिश्रवण दबाव। तो अभिश्रवण दबाव क्या है? अभिश्रवण दबाव किसे कह सकते हैं? कि जो न्यूनतम दबाव, जो न्यूनतम यानी यहाँ पे सबसे कम, बहुत ज़्यादा देने से वैसे ही रुकेगा, लेकिन सबसे कम यानी जहाँ तक
सबसे कम दबाव देने पर, सबसे न्यूनतम दबाव देने पर घनत्व दवन की ओर जल के अणु का प्रवेश रुक जाएगा। घनत्व दवन यानी ये वाला जो हिस्सा था ये तो ज़्यादा घना था, यानी यहाँ पे कितना सबसे कम दबाव दे कि यहाँ पे जल के अणु का इस स्थान से दूसरे स्थान में आना रुक जाएगा, वही जो सबसे कम दबाव होगा उसी दबाव को हम लोग कहेंगे अभिश्रवण का दबाव। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अभिश्रवण दबाव क्या है? जो न्यूनतम दबाव देने से जल के अणुओं का अर्धपरागम्य झिल्ली या अर्धभेद पर्दे के इस तरफ से इस तरफ यानी कम घने से ज़्यादा घने की तरफ आना रुक जाएगा, उसी को कहा जाएगा अभिश्रवण दबाव। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अब ये अभिश्रवण दबाव किस पर निर्भर करेगा? जैसे कि हमने देखा अभिश्रवण जो है वो मूलतः निर्भर करता है घुलित पर, यानी घुलित की सांद्रता पर। तो उसी तरह से अभिश्रवण दबाव जो है ये भी निर्भर करेगा घुलित की मात्रा पर, यानी जितना ज़्यादा हम यहाँ नमक मिलाएंगे उतना क्या होगा, उतना ये घुलित की सांद्रता यानी गाढ़ापन और बढ़ेगा, और जितना गाढ़ापन बढ़ेगा उतना ही पानी यहाँ से कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व की तरह आने की कोशिश करेगा। तो जितना ज़्यादा पानी आएगा मुझे दबाव भी उतना ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यानी घनत्व, घुलित के घनत्व जितना बढ़ेगा अभिश्रवण दबाव भी उतना ही बढ़ेगा। समझ में आया? अभिश्रवण दबाव कितना बढ़ेगा ये निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? घुलित की, यहाँ पे जो नमक या चीनी का घोल तुमने मिलाया है उसकी सांद्रता पर। वो सांद्रता जितनी बढ़ेगी अभिश्रवण दबाव भी उतना ही बढ़ेगा। क्लियर हुआ? यानी ऑस्मोटिक, अभिश्रवण दबाव का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर निर्भर कर रहा है सॉल्यूट के यानी घुलित के कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता पर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता जितनी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा अभिश्रवण दबाव या ऑस्मोटिक प्रेशर काम होगा या बढ़ेगा, लगेगा। ठीक है, तो हमने जाना अभिश्रवण दबाव किसे कहते हैं। अब वही उदाहरण दोबारा से लो। ये एक बर्तन है यू आकार का, जिसमें हमने इस तरफ पानी रखा है और ये गोल गोल जो है इस तरफ हमने नमक या चीनी रखा है, इसका घोल है। तो हमें मालूम है पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? बाएं से दाईं तरफ जाएगा। ठीक, तो ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? क्या यहाँ का पानी हमेशा यहीं पे जाता ही रहेगा? ये प्रक्रिया कभी रुकेगी नहीं? रुकेगी। अब सोचो, जस्ट उदाहरण के लिए सोचो कि इस तरफ पानी है और पानी की जो सांद्रता है, अगर इस तरफ भी ऐसा कोई घोल डाले जिसकी सांद्रता इसी पानी के बराबर है, या पानी की जगह सोचो इस तरफ भी मैंने ऐसा ही कुछ घोल डाला है जिसकी सांद्रता इस घुलित के बराबर है, तब क्या होता? तब क्या यहाँ के अणु इस तरफ जाते या वहाँ के अणु इस तरफ आते? नहीं आते। ये अणु एक जगह से दूसरे जगह तभी जाते हैं जब सांद्रता यानी घनत्व में, गाढ़ेपन में अंतर होता है। अगर दोनों तरफ की सांद्रता अगर बराबर होती तो अणु एक जगह से दूसरे जगह कभी नहीं जाते। तो अगर ऐसा कोई घोल हो जिसके अर्धपरागम्य झिल्ली के दोनों तरफ, अर्धपरागम्य झिल्ली या ये जो अर्धभेद पर्दा जो है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, इसके दोनों तरफ के जो भी घोल हो उन दोनों की सांद्रता अगर बराबर हो तो किसी भी अणु का एक जगह से दूसरे जगह जाना नहीं होगा। तो ऐसे घोल को जहाँ पे अर्धपरागम्य झिल्ली या अर्धभेद पर्दे के दोनों तरफ की सांद्रता बराबर होती है उन्हें बोला जाता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, जहाँ पे ये आइसो जो है ये ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है समान। ठीक, आइसोटोनिक का मतलब हुआ समान, यानी ये जो आइसोटोनिक है ऐसा घोल होगा जिस घोल का सांद्रता अर्धपरागम्य झिल्ली के दोनों तरफ की सांद्रता क्या होगी? अगर बराबर हो तो अणुओं का एक जगह से दूसरे जगह जाना नहीं हो सकता। तो वैसे घोल को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक घोल। किसके संदर्भ में? हमेशा सॉल्यूट के संदर्भ में, हमेशा घुलित के संदर्भ में उसको हम लोग नापेंगे। यानी घुलित की जो सांद्रता है वैसे ही सांद्रता अगर घोलक की भी हो, घुलित की सांद्रता जैसी है उतनी ही सांद्रता अगर घोलक की भी होगी, तब किसी भी अणु का यानी घोलक के अणु तब अपनी जगह से अर्धभेद पर्दा पार करके
घुलित में कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों की सांद्रता अलग अलग नहीं, सेम ही है। अलग होने पर ही यहाँ के अणु यहाँ जाएंगे या वहाँ के अणु यहाँ आएंगे। तो चूंकि हम आइसोटोनिक घोल पढ़ रहे हैं, तो आइसोटोनिक किसे कहा जाएगा? ऐसा घोल जो किसके साथ तुलना करेंगे? घुलित के साथ। घुलित के संदर्भ में अगर घोलक की सांद्रता भी अगर बराबर हो तो उसे बोला जाएगा आइसोटोनिक। क्लियर हुआ? जैसे उदाहरण के लिए एक मान लेते हैं, मान लो जैसे कि तुमने यहाँ पे एक ग्लास लिया है, ठीक, ग्लास में एक घोल डाला है, एक घोलक डाला है, और उसमें तुमने एक किशमिश डाला है। जो हमने किशमिश वाला उदाहरण जो पहले पढ़ा था उसमें देखा था, इस किशमिश डाला। अब किशमिश का क्या होगा? अगर इस घोल की, अगर ये जो घोलक है इसकी सांद्रता और किशमिश के अंदर का जो पदार्थ है उसकी सांद्रता और इस घोलक के सांद्रता दोनों अगर बराबर हो तब क्या होगा? तो क्या घोलक का अणु किशमिश के अंदर जाएगा, यानी किशमिश क्या फूलेगा, या किशमिश के अणु घोलक में चले जाएंगे, किशमिश पिचक जाएगा? क्या होगा? तब अगर ये आइसोटोनिक है, यानी इसकी सांद्रता, इस घोलक की सांद्रता और किशमिश के अंदर की सांद्रता अगर दोनों बराबर है, तब किशमिश के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की सांद्रता बराबर है, यानी घोलक के अणु कभी भी किशमिश के अंदर नहीं जाएंगे। समझ में आया? दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, अब सोचो अगर घुलित की तुलना में अगर घोलक की सांद्रता ज़्यादा हो जाए, ठीक, घुलित की तुलना में अगर मान लो घोलक जो है उसकी सांद्रता ज़्यादा है, तब क्या होता है? सोचो, मान लो इसकी सांद्रता, ये यहाँ पे जो घोलक है जो हमने पानी माना है, मान लो कोई दूसरा ही सॉल्यूशन इसमें डाला है, उसकी सांद्रता इस घुलित से भी, यहाँ पे जो नमक पानी का घोल है उससे भी ज़्यादा है, इसकी सांद्रता और ज़्यादा है, ठीक, तब क्या होता? तब अणु कहाँ से कहाँ जाते? तब देखो हमें क्या मालूम है, घोलक के अणु हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, ठीक, कम से ज़्यादा। तो अगर इसकी सांद्रता इससे ज़्यादा है तो कम किस तरफ है? कम ये है। तब घोलक के अणु यहाँ से, इसमें जो पानी है यहाँ का पानी इस तरफ आ जाता। समझ में आया? तब किस तरफ आता? तब इस तरफ से इस तरफ आता, ठीक, यानी बी साइड से ए साइड की तरफ तब घुलित के अणु चले आते। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक, यानी ऐसे घोल को जो घुलित की तुलना में ज़्यादा सांद्र है या ज़्यादा घना है, वैसे घोल को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, इस हाइपर का मतलब है ज़्यादा, इस हाइपर का मतलब है ज़्यादा, ठीक, हाइपरटोनिक। अब ये जो हाइपरटोनिक, अब इसी उदाहरण में ध्यान दो, इसी उदाहरण में अगर हम लोग ध्यान देते तो क्या होता? अगर तो अब ये किशमिश वाले उदाहरण ले लो हाइपरटोनिक के लिए। तो हाइपरटोनिक में हमने जो जाना कि जब घोलक की सांद्रता घुलित की सांद्रता से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक, तब क्या होगा? तब उसे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे या हाइपरटोनिक घोल बोलेंगे। और हाइपरटोनिक में होगा क्या? अब उदाहरण के लिए देखो, ये किशमिश जो हमने डाला था, किशमिश के अंदर की सांद्रता से ज़्यादा उसके बाहर की सांद्रता और ज़्यादा। तो हमें क्या मालूम है, अणु कहाँ से कहाँ की तरफ जाएंगे? घोलक के अणु कहाँ से कहाँ की तरफ जाएंगे? कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे। तो ज़्यादा तो अभी यहाँ बाहर वाला साइड है और अंदर वाला कम है, यानी अंदर के, इस किशमिश के अंदर जो पानी है, इस किशमिश के अंदर जो पानी है या जो भी नमी है वो क्या होगी? वो धीरे धीरे बाहर की तरफ चली जाएगी। वो धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी? बाहर की तरफ चली जाएगी। और किशमिश क्या हो जाएगा? किशमिश हो जाएगा छोटा, पिचक जाएगा, ठीक। तो ये है तुम्हारा हाइपरटोनिक घोल। एक और घोल है, उसे कहते हैं हम लोग आइसोटोनिक। क्या है? तो ध्यान दो, किशमिश वाला उदाहरण दोबारा देखते हैं। बाहर क्या है? एक घोलक है और अंदर हमने क्या रखा है? एक किशमिश रखा है, ठीक है। अब हमने आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक जान लिया। आइसोटोनिक में
घुलित के यानी इस किशमिश के अंदर की सांद्रता और किशमिश के बाहर का जो घोल है या घोलक है उसकी सांद्रता जो है दोनों बराबर थी, तो किशमिश के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाइपरटोनिक में क्या जाना? हाइपरटोनिक में जाना इस घुलित के बाहर, इस घुलित के बाहर जो है, बाहर की सांद्रता घुलित से भी ज़्यादा है, तो हमने क्या जाना? घुलित के अंदर का जो नमी है या पानी है वो बाहर निकल जाएगा और किशमिश हो जाएगा छोटा। ठीक, तो वो हो गया हाइपरटोनिक। एक और है, अब मान लो यहाँ जो घोलक है उसकी सांद्रता इस किशमिश के अंदर घुलित की सांद्रता से कम है, यानी बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है। बाहर की सांद्रता कम है और अंदर की सांद्रता ज़्यादा है, तो ऐसे घोल को क्या कहेंगे? ऐसे घोल को हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। और हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, अब हाइपोटोनिक जैसे कि हमने जाना कि घोलक की सांद्रता कम होगी किसकी तुलना में? किसके साथ तुलना करेंगे? घुलित की। इस घुलित की सांद्रता से घोलक की सांद्रता कम है, तो इस किशमिश का क्या होगा? ये क्या और पिचक जाएगा या ऐसा ही रहेगा कि और फूल जाएगा? ठीक, या और बड़ा हो जाएगा? क्या होगा? ध्यान से देखो, हमने मालूम है कि बाहर की सांद्रता कम है क्योंकि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाहर की सांद्रता कम होगी और अंदर की सांद्रता ज़्यादा होगी, तो हमें मालूम है घोलक के अणु कम से ज़्यादा सांद्रता की तरफ जाते हैं, तो बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो घोलक के अणु कहाँ से कहाँ जाएंगे? बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। तो किशमिश का आकार क्या होगा? किशमिश का आकार और बड़ा हो जाएगा, किशमिश फूल जाएगा। किशमिश क्या होगा? फूल जाएगा, या उसका आकार और बढ़ा जाएगा। तो जो हम पहले के वीडियो में जो हमने देखा था किशमिश का आकार पतला हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है या फूल जा रहा है या वैसे ही रह रहा है, तो ये सब हो रहा है इसकी वजह से। सब हो रहा है किसकी वजह से? सांद्रता की वजह से। किसकी सांद्रता? खास करके इस किशमिश यानी घुलित की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। घुलित की तुलना में अगर बाहर की सांद्रता ज़्यादा है तब उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उस केस में किशमिश पिचक जाएगा। घुलित की तुलना में बाहर की सांद्रता अगर कम है तो उसे कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उस केस में किशमिश फूल जाएगा। और घुलित की तुलना में बाहर की सांद्रता बराबर है तब उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और उस केस में किशमिश का आकार वैसा ही रहेगा। समझ में आया? चलो अब 3 ये उदाहरण लेते हैं। हाइपरटोनिक, मैंने 3 ग्लास लिए हैं, 3 ग्लासों में एक में हाइपरटोनिक घोल डाला है, एक में आइसोटोनिक है और एक में हाइपोटोनिक है। किसकी तुलना में? यहाँ जो गोल गोल तुम्हें दिख रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं यह है RBC, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं। हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का होता है और उसे बोलते क्या हम लोग? रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं। अब मनुष्य के शरीर में क्या अभिश्रवण दबाव की कोई भूमिका है? अब तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा अपने दादा के मुंह से या दादी के मुंह से, नाना या नानी के मुंह से, या इवन टीवी में भी देखा होगा, बहुतों के मुंह से सुना भी होगा कि दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, किसी भी इंसान का प्रेशर बढ़ गया या किसी इंसान का प्रेशर लो हो गया। अब इसका क्या मतलब है? अब ये हम लोग जानते हैं इस उदाहरण की मदद से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, एक हमने ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर हमने बाहर एक घोल डाला है, उस घोल में जो है ये घोलक जो है ये हाइपरटोनिक है। किसकी तुलना में? ये जो रेड ब्लड सेल, ये जो गोल गोल जो कण है, ये मान लेते हैं क्या है? रेड ब्लड सेल, RBC है। अब इसकी तुलना में, इस RBC की तुलना में रेड ब्लड सेल की, अब ये उदाहरण क्या है? ये है RBC या लाल रक्त कणिका। ठीक, इसकी तुलना में बाहर का जो घोल है वो ज़्यादा घना या ज़्यादा सांद्र है। ज़्यादा घना या ज़्यादा सांद्र है तभी हाइपरटोनिक है। किसकी तुलना में? इस घुलित की तुलना में। अब अगर ज़्यादा घना है तो क्या होगा? तो हमें मालूम है घोलक के अणु कहाँ से कहाँ जाते हैं? कम से ज़्यादा की तरफ। यानी इस RBC, हमारी लाल रक्त कणिकाएँ जो होती है, हमारे जो रक्त की कणिकाएँ जो होती है वो किससे बनती है? हमारे शरीर में 90-70% तो पानी है, तो उस रक्त कणिका जो है वो पानी भी है उसके अंदर, और बहुत से खनिज पदार्थ भी हैं उसके अंदर, बहुत से खनिज पदार्थ भी है। ठीक, तो इससे हमारी लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं। तो ये जो लाल रक्त कणिका है इसके अंदर पानी भी है और खनिज पदार्थ भी है, तो इनके अंदर का पानी क्या होगा? तब वो बाहर की तरफ, इनके अंदर का पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक,
क्यों? क्योंकि बाहर का जो घोलक है उसकी सांद्रता अंदर से ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा, यानी ये जो लाल रक्त कणिका इसका आकार क्या होगा? छोटा छोटा हो जाएगा, इसका आकार छोटा हो जाएगा। ठीक, सेम आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर हो, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो तो आइसोटोनिक में हमने क्या पढ़ा है कि घोलित के बाहर यानी घोलक की सांद्रता और घोलित की सांद्रता दोनों बराबर होती है, कोई अंतर नहीं होता। तो अगर कोई अंतर नहीं होगा तो ना अंदर से पानी बाहर जाएगा और ना बाहर से पानी अंदर आएगा, ये नहीं होगा। यानी इनका आकार जैसा है वैसा ही बना रहेगा, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर पानी जाएगा, यानी ना घोलक जाएगा, यानी इनका आकार वैसे ही बना रहेगा। और तीसरा कंडीशन क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि बाहर के घोलक की सांद्रता अंदर के घोलित से कम है, और अगर कम है तो क्या होगा बोलो? पानी कहाँ से कहाँ, यानी घोलक के अणु कहाँ से कहाँ जाएंगे? बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, क्योंकि हमें मालूम है घोलक के अणु हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ आते हैं। तो बाहर अगर कम है, सांद्रता कम है और अंदर ज़्यादा है, तो अणु अंदर की तरफ आएंगे, घोलक के अणु तो अंदर की तरफ आएंगे तो क्या होगा? इसका आकार बढ़ जाएगा। आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, अब यही उदाहरण देखो हमारे शरीर में क्या होता है। हमारे शरीर में तुम्हें मालूम है रक्त किससे आती है? रक्त नलियों द्वारा आती है। अब रक्त नली का आकार है, मान लो ये है रक्त नली। ठीक, इसके अंदर से क्या जा रहा है? इसके अंदर से तुम्हारा रक्त का कण जा रहा है, आरबीसी जा रहा है। ठीक, अब अगर मान लो कोई आदमी या कोई इंसान बहुत ज़्यादा नमक खाता है, बहुत ज़्यादा अगर नमक खाएगा तो क्या होगा? उसका रक्त यानी आरबीसी जो है उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी उसके अंदर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी और ज़्यादा घना हो जाएगा। तो अगर नमक की मात्रा, इनके अंदर नमक की मात्रा बढ़ गई तो इन नलियों के बाहर जो घोल है, इन नलियों के बाहर जो घोलक है, यानी इन नलियों के बाहर जो लिक्विड है या तरल जो है, उसकी तुलना में इस आरबीसी की नमक की मात्रा ज़्यादा है, यानी ज़्यादा घना, यानी ज़्यादा सांद्र है। तो अगर ये ज़्यादा सांद्र है तो क्या होगा? तो बोलो, तो सोचो क्या होगा? कहाँ से कहाँ की तरफ घोलक के अणु जाएंगे? अगर ये ज़्यादा सांद्र है यानी बाहर से अंदर की तरफ, यानी इन नलियों, ये जो नली जो है रक्त की नलियों में, बाहर से अंदर हमारे शरीर में जो पानी है वो पानी सब इन नलियों के अंदर घुस जाएगा। अब इन नलियों के अंदर घुसेगा तो ये नली क्या है? इन नलियों के अंदर जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नली का आकार बदल जाएगा, नली का आकार जगह जगह में बदल जाएगा। ठीक, और ये बदलने के कारण क्या होगा? ये अंदर से बाहर की तरफ जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अंदर से बाहर की तरफ का दबाव, क्योंकि अंदर क्या घुस रहा है? अंदर पानी घुसता जा रहा है, यानी नली और फूलने की कोशिश कर रही है, तो इन नलियों के ऊपर जो दबाव होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, यानी दबाव का बढ़ जाना। तो बहुत से इंसानों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, यानी वो क्या हो रहा है? उनके शरीर में लवण की मात्रा या उनके शरीर में रक्त की जो है, रक्त का घनत्व बढ़ता जा रहा है। रक्त का घनत्व बढ़ने से क्या हो रही है? उसकी सांद्रता बढ़ जा रही है, और बाहर से इन नलियों के बाहर का जो पानी है वो अंदर, नलियों के अंदर खींचा जा रहा है, और इसकी वजह से नलियों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो दबाव बढ़ने से क्या होगा? बहुत सी समस्या आती है। ये हार्ट अटैक तो नाम सुना ही होगा। हार्ट अटैक का मूल कारण है यही हाई ब्लड प्रेशर। तो ये ज़्यादातर बुजुर्गों में होती है, क्योंकि उनका जीवनचर्या बहुत सुस्त हो जाती है, वो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं, और ज़्यादा बैठे रहने से क्या होता है? रक्त की जो, और ज़्यादा बैठे रहने से, नियमित रूप से व्यायाम ना करने से क्या होता है? रक्त की घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, इसीलिए वयस्कों को बोला जाता है नमक या चीनी की मात्रा कम कर दी जाए, उनके खाने में इनकी मात्रा कम होनी चाहिए। उनके खाने में इनकी मात्रा इतनी बढ़ेगी, उनका जो रक्त है उतना घना होगा, और रक्त घना होने से क्या होगा? इन नलियों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे नलियों के ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो जनरली हाई ब्लड प्रेशर में, जैसे कि हमने जाना कि हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हाई ब्लड प्रेशर जिसका होता है उन मनुष्यों में सुस्ती भी होती है, या वो मनुष्य जो है थोड़े फूल जाते हैं, उनके आँखों के नीचे जो होता है वो आँखों के नीचे का जगह है वो भी फूल जाता है, उनके पाँव भी फूल जाते हैं। तो उन सब मनुष्यों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। ठीक, यही अगर होता है इसका उल्टा, यानी कोई मनुष्य अगर थोड़ा भी नमक ना खाए या थोड़ा भी चीनी ना खाए तो होगा क्या? यानी उसके रक्त में क्या होगा? रक्त का जो घनत्व होगा वो कम हो जाएगा। अगर रक्त का घनत्व कम हो गया, मान लो बाहर की तुलना में रक्त के अंदर का घनत्व कम है, रक्त के अंदर का घनत्व कम है बाहर की तुलना में, बाहर के जो
जो घोलक है उसकी तुलना में रक्त के अंदर की घनत्व जो है कम हो गया है, तो क्या होगा, तो रक्त के अंदर जो पानी है वो क्या होगा, वो तब बाहर की तरफ जाएगा, वो तब बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि रक्त के अंदर का घनत्व कम है और बाहर ज़्यादा है, तो घोलक के अणु क्या होंगे, हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ आएंगे, यानी रक्त के अंदर का जो पानी है वो बाहर की तरफ निकलेगा। इससे होगा क्या, इसका आकार और छोटा हो जाएगा, इसका आकार और छोटा हो जाएगा। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, इस अवस्था को कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, यानी मनुष्य का ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो ये भी हानिकारक है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की तुलना में लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हानिकारक नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत हानिकारक है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर होना भी एकदम ही ठीक नहीं है। लो ब्लड प्रेशर जिसको होता है वो बहुत ही सुस्त हो जाता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, समय समय पे उसका सर चकराने लगता है, तो ये लो ब्लड प्रेशर की निशानी है। तो हमारा काम ये क्या होना चाहिए कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो कैसा होना चाहिए, हमारे शरीर का बैलेंस होना चाहिए आइसोटोनिक, यानी रक्त की कणिकाएं जो है उनके सांद्रता और हमारे शरीर की सांद्रता, इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, यानी किसी एक में ज़्यादा घना और कोई दूसरा कम घना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ बराबर अगर सांद्रता होगी तो रक्त की कणिकाएं, जैसे कि हमने इस उदाहरण में भी पढ़ा है, इनके साइज़ में कोई अंतर नहीं होगा, ना ही ये पानी त्यागेगी ना ही ये पानी अंदर लेगी, यानी हमारा ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल बना रहेगा। तो ये है तुम्हारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का किस तरह से उसका आकार बढ़ता है या कम होता है, और उसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का कैसे होता है, ये हमने जाना। इसी उदाहरण यानी इसी अभिश्रवण दबाव का बारे में जान के ही वैज्ञानिकों ने बहुत सी दवाइयाँ भी बनाई। अब हमारे शरीर में तुम्हें मालूम है बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया जो है हानिकारक होती है, कुछ अच्छी भी होती है। तो हानिकारक बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उसे वैज्ञानिकों ने मारने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा निकाला है। वो क्या, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमारा शरीर है, उसके अंदर कोई अगर बैक्टीरिया अंदर आए, मान लो अब ये बैक्टीरिया है, अब अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आए और जब वैज्ञानिक कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक दवाई काम क्या करती है, वो एंटीबायोटिक दवाई जो है ये जो अर्धभेदी जो इनका चमड़ा है, यानी उसके चारों तरफ का जो आवरण है, जो अर्धभेदी चमड़ा है जिसके अंदर बाहर जो है तरल पदार्थ आ जा सकता है, वो एंटीबायोटिक क्या करती है, ये जो अर्धभेद पर्दा है इसे एकदम कमज़ोर बना देती है, इसे एकदम पतला बना देती है। और पतला बनाने से क्या होता है कि जब भी इस बैक्टीरिया के अंदर और इस बैक्टीरिया के बाहर, इन दोनों में जब दबाव, अभिश्रवण दबाव में अंतर आता है, यानी इन दोनों की सांद्रता में जब भी अंतर आएगा, यानी इसकी सांद्रता ज़्यादा इसकी कम, या बाहर की सांद्रता ज़्यादा और अंदर कम, तभी क्या होगा, अभिश्रवण दबाव होगा, यानी तब इस पर्दे के ऊपर एक दबाव पड़ेगा। तो ये पर्दा इस एंटीबायोटिक की वजह से, दवाई की वजह से इतना पतला हो जाता है कि जब भी कोई दबाव हो, चाहे वो बाहर से अंदर हो या अंदर से बाहर हो, उस दबाव से ये पर्दा फट जाता है, और जैसे ये पर्दा फटता है वो बैक्टीरिया मर जाता है। तो एंटीबायोटिक का काम क्या है, किस तरह से बैक्टीरिया को मारता है, इस तरह से जो अभी हमने जाना। ठीक, पेड़ पौधे ये हम लोग जो पढ़ रहे थे अभ्यास में, हम लोग जनरली इसके पहले हमने तना, इसके पहले हमने फल फूल जाना है, तो उसके साथ ये अभिश्रवण क्यों है, तो क्या पेड़ पौधों में अभिश्रवण की कोई भूमिका है, एकदम है। पेड़ पौधे में कैसे भूमिका है, ठीक, अभी हम जानते हैं। तो पेड़ पौधों में अभिश्रवण की भूमिका कैसे है, देखो ये मान लो एक पेड़ है, ठीक, पेड़ का कि ये क्या है, ये इसका रूट है, ठीक, इस रूट में क्या है, कुछ मूल रोम भी लगे हुए हैं, ठीक, तो और ये रूट जो है, ठीक, ये कहाँ है, मिट्टी के अंदर है, और मिट्टी के अंदर क्या है, मिट्टी के अंदर पानी की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। इस पेड़ के अंदर जो पानी, उससे ज़्यादा पानी किधर है, उससे ज़्यादा पानी इसके बाहर है, ठीक। तो ये रूट जो है, ये पानी किस तरह इसके अंदर जा रहा है, सोचो थोड़ा। अभिश्रवण में जो हमने जाना, अभिश्रवण दबाव की वजह से पानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है, अगर पानी बाहर से अंदर जा रहा है, यानी बाहर की जो सांद्रता होगी, इन रूट्स के अंदर की सांद्रता उससे क्या होगी, ज़्यादा की कम, ज़्यादा होगी, यानी ये जो रूट के अंदर की सांद्रता है, रूट के बाहर की सांद्रता से ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से ही ये जल कहाँ से जा रहा है, कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की तरफ, और इसीलिए ये रूट्स जो होते हैं ये क्या कर रहे हैं, जल को अपनी तरफ अवशोषित कर रहे हैं, ठीक। और ये जल क्या होगा, इन रूट्स के जरिए, इन रूट्स के अंदर क्या है, जाइलम नलियाँ हैं, उनके माध्यम से इन तनों में जाती है, और तनों के माध्यम से धीरे धीरे
पत्तियों में चली जाती है, और पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से वो पानी फिर वाष्प में बदल के बाहर निकल जाती है। तो मूल हमने ये जाना कि पेड़ों में अभिसरण की क्रिया जनरली होती कहाँ पे है, रूट्स में होती है, यानी रूट्स की मदद से पेड़ अपना पानी किस तरह से मिट्टी से खींच लेते हैं, तो वो सब हो रहा है इन अभिश्रवण की मदद से। समझ में आया?